मैशर द्वारा न्यूक्लियन मेंडल के वंशागत सिद्धांतों तथा एक लंबे समय के बाद यह सिद्ध ज्ञात हो सका कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। कौन करता है? डीएनए। आनुवांशिक वंशागत के आणविक आधार की खोज 1926 में हुई थी। ग्रेगर मेंडल, वाल्टर सडन, थॉमसन, मॉर्गन अन्य दूसरे वैज्ञानिकों की पूर्व खोज के आधार पर, ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने पूर्व खोज के आधार पर स्पष्ट पाया गुणसूत्र अधिकतम कोशिकाओं के केंद्रक से मिलता है। जो गुणसूत्र की बात हुई थी तो किससे मिलता है? केंद्र की कोशिकाओं से मिलता है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सका कौन सा वास्तव में आनुवांशिक पदार्थ है। तो रूपांतरित सिद्धांत हुआ था 1928 में। कौन सा? रूपांतरित वर्ष 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस नोमिनो, ध्यान रखना, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनो जीवाणु जो अमोनिया के लिए जिम्मेदार है, अमोनिया कैसे फैलती है, वो निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से के साथ कई प्रयोग से रूपांतरण की अच्छे ढंग से व्याख्या की। उन्होंने प्रयोग के दौरान पर एक सजीव एक के प्राकृतिक रूप में यानी जीवाणु, एक सजीव जीवाणु में परिवर्तन हो गया। जब स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोकस जीवाणु को संवर्धनीय प्लेट में वृद्धि करना है तब इसकी चिकनी वाली सतह, कौन सी? चिकनी वाली सतह की बात चल रही है। ये चिकनी वाली सतह यानी चिकनी को ऐसा रखा, दूसरी सच कॉलोनी आर का निर्माण होता है। यानी क्या का दोबारा बता दें, जब स्ट्रेप्टोकोकस यानी न्यूमोकोकस जीवाणु की संवर्धन प्लेट पर वृद्धि करता है। किस पर करता है? संवर्धन प्लेट पर वृद्धि करता है। कौन करता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो चमकीली कॉलोनी यानी जो होती हैं चिकनी चमकीली ऐसे होती हैं। दूसरी का कॉलोनी कौन सी? आर का निर्माण होता है। ये एस प्रभेद यानी एस प्रभेद के जीवाणु में श्लेष्मा बहुत सर्कराइड युक्त आवरण होता है, जबकि आर प्रभेद में यह आवरण नहीं होता है। यह प्रभेद उग्र से संक्रमित चूहे निमोनिया के संक्रमण में मर जाते हैं। तो चूहे के संक्रमण से मर जाते हैं। कौन मर जाते हैं? एस प्रभेद उग्र से संक्रमित चूहे निमोनिया संक्रमण से मर जाते चूहा, जबकि आर प्रभेद द्वारा निमोनिया नहीं होता है। आर प्रभेद नहीं होता तो किससे होता है? एस प्रभेद से। जी वाला एस वाला ध्यान रखना है, आर से नहीं होता है। देखो, एस प्रभेद से चूहे का में प्रवेश कराया गया, चूहा क्या करा? मर गया। आर प्रभेद जब प्रवेश कराया गया तो चूहा क्या हुआ? जीवित रहता है। ग्रिफिथ ने जीवाणु को गर्म करने पर उन्हें मृत पाया। उसने पाया कि गर्म करने पर मृत एस प्रभेद जीवाणु को चूहों में प्रवेश कराने से उसकी मृत्यु नहीं हो पाई, लेकिन जब उसमें गर्म करने से मृत एस व सजीव आर जीवाणु के मिश्रण को चूहों में प्रवेश कराया गया तब चूहों की मृत्यु हो गई थी। गर्म करने से मृत एस और सजीव आर जीवाणु के मिश्रण को चूहे में प्रवेश कराया तब चूहे से मृत्यु हो गई थी। ये उन्होंने रीजन निकाला, यानी एस प्रवेश कराने से उसकी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन जब उसने गर्म करने से मृत वाले तब मृत्यु हुई थी। इस मृत चूहे से उसने सजीव एस जीवाणु को विलगित किया, यानी देखो ताप से मृत एस प्रभेद हुआ तो चूहे में स्थानांतरित किया। चूहा कैसा रह गया? जीवित रहता है, यानी ताप से मृत, यानी एक एस प्रभेद को उसे हीट करा दिया, मर गया प्रभेद, तो चूहा के में रूपांतरित कराया गया तो चूहा कैसा रहा? जीवित रहा। अब देखो, एस ताप से मृत प्लस आर प्रभेद जो सजीव था चूहे में स्थानांतरित दोनों कराया तब भी चूहा मर गया। तो यहाँ ये कंडीशन देखने वाली है कि मृत है तब है मरा। अब देखो यहाँ क्या था, उसने इस वाले में एस प्रभेद था और चूहे में रूपांतरित हुआ तो चूहा जीवित रहता है, परंतु जब गर्म हुआ तो चूहा मर गया।
ग्रिफिथ ने बताया कि आस प्रभेद जीवाणु मृत एस प्रभेद जीवाणु द्वारा रूपांतरित किए गए। यह रूपांतरित कारक ताप मृत एस प्रभेद से, ध्यान रखो, ताप मृत एस प्रभेद से आर प्रभेद में स्थानांतर होने से इनमें चिकनी बहुसरकाई आवरण का निर्माण होता है, जिससे यह उग्र रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह निश्चित ही आनुवांशिक पदार्थ के स्थानांतरण के कारण होता है। क्यों होता है? जवाब मिल गया, आनुवांशिक पदार्थ के स्थानांतरण के कारण। इन प्रयोगों से आनुवांशिक पदार्थ के जीव रसायन प्रकृति के बारे में बताया नहीं जा सका। रूपांतरण सिद्धांत के रासायनिक लक्षण क्या थे, अब इनको देखते हैं। ओसवाल्ड एबेरी, ध्यान रखो, ओसवाल्ड एबेरी, कॉलोनी मैकलिओड, वह मैकलिन मैककार्डी 1933 से 44 की बात है, कि कार्य के पहले ऐसा समझा जाता था कि आनुवांशिक पदार्थ प्रोटीन है। ग्रिफिथ के सभी प्रयोगों के आधार पर रूपांतर सिद्धांत को जैव रासायनिक प्रकृति के बारे में पता चला था। किसके? जैव प्रकृति के बारे में पता चला था। ताप मृत एस कोशिकाओं, मृत जो एस कोशिकाओं से जैव रसायनों, ध्यान रखो, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए आदि को अलग अलग कर यह पता किया गया, इनको अलग कर लिया गया, पता किया लगाने के लिए शोधित किया गया। इनमें से कौन आर कोशिका को एस कोशिका में रूपांतरित करने में सहायक है। उन्होंने इस बात का पता लगाया कि एस जीवाणु केवल डीएनए ही और जीवाणु को रूपांतरित कर सकता है। कौन कर सकता है? एस जीवाणु को केवल डीएनए यानी डीएनए ही आर जीवाणु को इस तरह क्या कर सकता है? रूपांतरित कर। उन्होंने इस बात का भी पता लगाया कि प्रोटीन पाचक एंजाइम का नाम है प्रोटीएजेज, वह आरएनए पाचक एंजाइम यानी आरएनए पाचक एंजाइम आरएनए का इस रूपांतरण को प्रभावित नहीं करते। इसीलिए रूपांतरित पदार्थ प्रोटीन या आरएनए नहीं है। अब ध्यान रखो, आरएनए यानी इस रूपांतरण को प्रभावित नहीं करता है, तो इसीलिए रूपांतरित पदार्थ प्रोटीन या आरएनए नहीं है। डीएनए में से पाचन के बाद रूपांतरण प्रक्रिया बंद हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि डीएनए ही रूपांतरण के लिए जिम्मेदार है। कौन? डीएनए। प्रोटीन नहीं हुआ, न आरएनए हुआ। इससे निष्कर्ष उन्होंने निकाला आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। लेकिन इस बात से सभी जीव विज्ञानी सहमत नहीं थे। डीएनएज के बीच क्या कोई अंतर है? डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, इसके बारे में सुस्पष्ट प्रमाण अल्फ्रेड हर्शे, इसने अल्फ्रेड में मार्था चेस 1952 के प्रयोगों से प्राप्त हुआ। उन्होंने उन विषाणुओं पर कार्य किया जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं, जिसे जीवाणु भोजी कहते हैं। यानी विषाणु को संक्रमित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जीवाणु भोजी कहते हैं। जीवाणु भोजी जीवाणु से चिपकते हैं। किससे चिपकते हैं? जीवाणु से चिपकते हैं। अपने आनुवांशिक पदार्थों को जीवाणु कोशिका के में भेजते हैं। जीवाणु कोशिका विषाणु के आनुवांशिक पदार्थों को अपना समझने लगते हैं। जो जीवाणु हैं कोशिका विषाणु के आनुवांशिक पदार्थों को अपना समझने लगते हैं, जिससे आगे चलकर अधिक विषाणुओं का निर्माण होता है। हर्शे व चेस ने इस बात का पता लगाने के लिए प्रयोग किया कि विषाणु से प्रोटीन या डीएनए निकलकर जीवाणु में प्रवेश करता है। किस बात का पता लगाने का प्रयास किया? यानी विषाणु से क्या निकलता है? प्रोटीन या डीएनए निकलकर जीवाणु में प्रवेश करता है। उन्होंने कुछ विषाणुओं को ऐसे माध्यम में पैदा किया जिसमें एक विकिरण सक्रिय फास्फोरस ध्यान रखना, दूसरे विषाणु में विकिरण सक्रिय सल्फर, फास्फोरस एक में सल्फर पर वृद्धि किया था, जिस पर विषाणु को विकिरण सक्रिय फास्फोरस की उपस्थिति
में पैदा किया गया था। किसे में? सक्रिय फास्फोरस की उपस्थिति में पैदा किया गया। उसमें विकर्ण सक्रिय डीएनए पाया गया। कौन सा वाला? विकर्ण सक्रिय डीएनए पाया गया, जबकि विकर्ण सक्रिय प्रोटीन नहीं था, क्योंकि डीएनए में फास्फोरस होता है, प्रोटीन नहीं होता है। तो डीएनए में कौन सा आगे टिक लगाएंगे? फास्फोरस पर। ठीक इसी तरह विषाणु जैसे विकर्ण का सक्रिय सल्फर, अब देखो विषाणुभोजी पर विकर्ण सक्रिय 35S से अंकित प्रोटीन सो स्पष्ट है, विकर्ण सक्रिय से अंकित में डीएनए। ठीक, ये संक्रमण हुआ। ये आवरण 2, फिर उपकेंद्रण, यानी कोशिकाओं में विकिरण। देखो किस तरह से हो रहा है इसमें, और कोशिकाओं में यहाँ विकिरण कैसे हो रहा है, ध्यान से। की उपस्थिति में पैदा किया, उनमें विकिरण सक्रिय प्रोटीन पाई गई और डीएनए विकिरण सक्रिय न था, क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं मिलता है। डीएनए में सल्फर नहीं मिलता है, क्या मिलता है? फास्फोरस मिलता है। विकिरण सक्रिय जीवाणुभोजी ई कोलाई जीवाणु से चिपक जाते हैं। जैसे संक्रमण आगे बढ़ता है, जीवाणु का संपर्क में हिलाने से विषाणु आवरण अलग हो जाता है। जीवाणुओं को उपकेंद्रण यंत्र में प्रचुर चक्रण कराने से विषाणु कण जीवाणुओं से अलग हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। जो जीवाणु विकिरण सक्रिय डीएनए में रखने वाले विषाणु से संक्रमित हुए थे, वे विकिरण सक्रिय रहे। इससे स्पष्ट है कि जो पदार्थ विषाणु से जीवाणु में प्रवेश करता है वह डीएनए है, यानी डीएनए है। जो जीवाणु उन विषाणुओं से संक्रमित थे उनमें विकिरण सक्रिय प्रोटीन था, वे विकिरण सक्रिय नहीं हुए। इसे संकेत मिलता है कि प्रोटीन विषाणु से जीवाणु प्रवेश नहीं करता है। इस कारण से आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही है जो विषाणु से जीवाणुओं में जाता है। देखो, प्रोटीन बनाम डीएनए के बीच जो विवाद आनुवांशिक पदार्थों को लेकर था वह स्पष्ट हो गया। हर्शे और चेस के प्रयोग से सुलझ चुका है। अब यह सर्वमान्य हो चुका है कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। फिर भी यह स्पष्ट हो गया है कि कुछ विषाणुओं में आरएनए जैसे टेबोको मोजैक वायरस, क्यू बीटा, बैक्टीरियोफेज आदि आनुवांशिक पदार्थ हैं। कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, जैसे क्यों डीएनए प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ है जबकि आरएनए दूत व अनुकूलन जैसे सक्रिय कार्य करता है। दोनों न्यूक्लिक अम्ल अणुओं की रासायनिक संरचना में अंतर बताना है। ठीक, इन प्रश्नों का उत्तर है अगली नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे। एक अणु जो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है वह निम्न मापदंडों को अवश्य पूरा करता है। क्या क्या करता है? ये अपना प्रतिकृत बनाने में सक्षम है, अपनी जैसी बनाने में। दूसरी बात, इसमें संरचना रासायनिक संगठन आधार पर स्थिर होने चाहिए। इनमें धीमे परिवर्तन यानी उत्परिवर्तन जो धीमे धीमे होता है की संभावना होती है, जो विकास के लिए आवश्यक है उत्परिवर्तन। इसमें स्वयं मेंडल के लक्षण के अनुरूप अभिव्यक्त होना चाहिए। किसके? मेंडल के रहे। यदि कोई क्षार युग्मन करता पूरकता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए परीक्षण करता है, यदि कोई क्षार युग्मन पूरकता का सिद्धांत, तो वह पाएगा कि दोनों न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए में स्वयं प्रतिकृति की क्षमता होती है। कौन से सिद्धांत के अनुसार? पूरकता के सिद्धांत। सजीव तंत्र के अन्य अणुओं में जैसे प्रोटीन स्वयं प्रथम मापदंड को पूर्ण करने में असफल है। आनुवांशिक पदार्थ इतना स्थायी होना चाहिए कि जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं, उम्र या जीव की शारीरिक शरीर क्रिया में परिवर्तन से इनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी शरीर क्रिया में परिवर्तन से इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए आनुवांशिक। पदार्थ के स्थायित्व उसकी एक प्रमुख विशेषता है जो ग्रिफिथ के रूपांतरित कारक से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है?
जिसमें ताप से जीवाणु की मृत्यु हो जाती है। किससे? टेम्परेचर से मृत्यु हो जाती है। किसकी हो जाती है? जीवाणु की। लेकिन आनुवांशिक पदार्थों को कुछ विशेषताएं नष्ट नहीं हो पाती। डीएनए के परिप्रेक्ष्य में इस बात को और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं कि डीएनए की दोनों रज्जुक एक दूसरे के पूरक होती हैं। कौन? दोनों रज्जुक, जो गर्म करने पर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन पुनः उचित स्थिति में आने पर एक दूसरे से जुड़ भी जाते हैं। जुड़ भी जाते हैं, अलग हो जाते हैं रज्जु। आरएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड पर 2' हाइड्रोक्सिल OH समूह मिलता है। यह क्रियाशील समूह है जिसमें आरएनए अस्थिर और आसानी से विखंडित हो जाता है। इस कारण से डीएनए रासायनिक संगठन की दृष्टि से कम सक्रिय और संरचनात्मक दृष्टि से अधिक स्थायी होता है। डीएनए रासायनिक संगठन की दृष्टि से कैसा होता है? कम सक्रिय होता है, संरचनात्मक की दृष्टि से अधिक स्थायी होता है। इस कारण दोनों न्यूक्लियो अम्लों में डीएनए एक अच्छा आनुवांशिक पदार्थ माना जाता है, इसीलिए माना जाता है। वास्तव में डीएनए में यूरोसिल की जगह थाइमिन होने से उनमें एक विशेष स्थायित्व मिलता है। देखो, इस विस्तृत चर्चा हेतु हम डीएनए में होने वाले मरम्मत प्रक्रिया को समझना होगा। आप इस प्रक्रिया के बारे में उच्च कक्षाओं में अध्ययन करेंगे, यानी आगे चलेंगे। दोनों आरएनए डीएनए उत्परिवर्तन हो सकते हैं। कौन से? डीएनए आरएनए। वास्तव में आरएनए अस्थायी व तीव्र गति से उत्परिवर्तन है। परिणामस्वरूप विषाणुओं में आरएनए जीनोम मिलता है। उसकी जीवन अवधि छोटी और तेजी से उत्परिवर्तन व विकास विकसित होने वाली होती है। यानी जो जीवन अवधि तो छोटी होती है, तेजी से उत्परिवर्तन यानी परिवर्तन भी हो जाता है और विकसित हो जाता है। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए सीधे कूट लेखन करते हैं, इसीलिए भी आसानी से लक्षण व्यक्त करते हैं। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए आरएनए पर निर्भर करता है। यानी डीएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए तो आरएनए पर निर्भर करता है, तो डीएनए आरएनए पर कब निर्भर करता है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए। प्रोटीन संश्लेषण की सारी व्यवस्था आरएनए से विकसित हुई हैं। उपरोक्त चर्चाओं से स्पष्ट है कि दोनों डीएनए और आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। डीएनए के अधिक स्थायी होने से वह आनुवांशिक सूचनाओं के संचय हेतु सबसे उपयोगी है। आनुवांशिक सूचनाओं के स्थानांतरण हेतु आरएनए उपयुक्त है। जब सूचना तो कौन देगा? आरएनए देगा। पर आनुवांशिक जो सूचना है और अधिक स्थायी कौन होगा? डीएनए होगा। प्रथम आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? इस अध्याय में रासायनिक विकास के बारे में वर्णन किया गया है, लेकिन संक्षेप में कुछ तत्वों बिंदुओं को हम अवश्य उजागर करेंगे। आरएनए पहला आनुवांशिक पदार्थ है। कौन है? आरएनए, न कि डीएनए। अब बहुत पर्याप्त प्रमाण है कि जीवन के आवश्यक प्रक्रियाओं में उपापचय स्थानांतरण संबंध है का विकास आरएनए से हुआ है। आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के साथ एक उत्प्रेरक यानी जैव तंत्र में कुछ महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जो आरएनए उत्प्रेरक द्वारा उत्प्रेरित की जाती हैं। प्रोटीन एंजाइम का इसमें कोई योगदान नहीं होता, यानी प्रोटीन का नहीं होता है। ठीक जी, तुम्हारे लिए ब्रैकेट वाला पढ़ने को है। आरएनए उत्प्रेरक के रूप में क्रियाशील लेकिन अस्थायी है। इस कारण से आरएनए के रासायनिक रूपांतरण से डीएनए का विकास हुआ है। डीएनए का विकास किससे हुआ है? आरएनए से। डीएनए का विकास हुआ, ये बात सही हो गई, जिससे अधिक स्थायी है। डीएनए के द्विरज्जुकों व पूरक रज्जुकों के कारण इनमें मरम्मत प्रक्रियाओं का विकास से अपने में होने वाले परिवर्तनों के प्रति प्रतिरोधी है। अब प्रतिकृति का अध्ययन करते हैं। डीएनए के द्विकुंडली रचना के प्रतिपादन के साथ ही वाटसन क्रिक ने तत्काल डीएनए की प्रतिकृति की योजना प्रस्तुत कर दी। यदि उनके मूल कथनों का उद्भव किया जाए यानी उनको देखा जाए तो वह इस प्रकार है। विशिष्ट युग्मन की जानकारी के बाद आनुवांशिक पदार्थ के नए रूपों में निर्माण की प्रक्रिया के बारे में तत्काल प्रतिपादन करने से बचा नहीं जा सकता। ये वाटसन क्रिक ने कब? 1953 में। उपयुक्त योजना से स्पष्ट है कि दोनों रज्जुक अलग होकर टेम्पलेट के रूप में कार्य कर नए पूरक रज्जुकों का निर्माण करते हैं। प्रतिकृति के पूर्ण होने के बाद डीएनए अणु बनता है। कौन सा बनता है? डीएनए अणु। उनमें एक पैतृक और एक नई निर्मित लड़ी रज्जु होती है।
डीएनए प्रतिकृति की यह योजना अर्ध संरक्षी यानी सेमी कंजर्वेटिव होती है, कहलाती है। कौन सी कहलाती है? कंजर्वेटिव कहलाती है। अब प्रयोग प्रमाण देखते हैं। प्रयोग प्रमाण में क्या है? अब यह सिद्ध हो चुका है कि डीएनए का अर्ध संरक्षी प्रतिकृति होता है। क्या होता है? प्रतिकृति यानी होता है। इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी इश्चेरिचिया कोलाई ने दी थी। इश्चेरिचिया कोलाई ने दी थी, प्राप्त हुई थी। और आगे जाकर उच्च जीवों जैसे पौधों और मानव कोशिकाओं का पता लगाया था। मैथ्यू मेलेस सल्टन और फ्रैंकलिन स्टार ने 1958 में निम्न प्रयोग किए थे। कौन कौन से प्रयोग किए थे? निम्न। ये डीएनए की प्रतिकृति है। इन्होंने ई कोलाई को ऐसे संवर्धन विकसित किया जिसमें NH4Cl यानी 15 नाइट्रोजन का भारी समस्थानिक था। अमोनिया क्लोराइड के कई पीढ़ियों तक केवल नाइट्रोजन का स्रोत है। इसके परिणाम स्वरूप नवनिर्मित डीएनए व अन्य दूसरे नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में नाइट्रोजन N15 अव्यवस्थित हो जाता है, यानी व्यवस्था कर लेता है। इस भारी डीएनए अणु को सामान्य डीएनए से सोडियम क्लोराइड के घनत्व प्रवणता में उपकेंद्रीकरण करने से अलग कर सकते हैं। ध्यान दें, नाइट्रोजन एक विकर्ण सक्रिय समस्थानिक नहीं है और यह नाइट्रोजन N के घनत्व के आधार पर अलग किया जा सकता है। विकेंद्रीकरण का मतलब अपकेंद्रीकरण करने पे अलग कर लेते हैं इसे, यानी 14 नाइट्रोजन। ये कितना लिखा है? 14 नाइट्रोजन। इसे ढंग से पढ़ना है। अब दूसरा प्रैक्टिकल पढ़ते हैं। इसके बाद कोशिकाओं को ऐसे संबंधन रूपांतरित किया जो साधारणतः अमोनियम क्लोराइड था, यानी NH4Cl था। निश्चित समय अंतराल बाद यह गुरुत्व कोशिकाओं के नमूनों को लाने में डीएनए निष्कर्ष करने पर पाया गया हमेशा द्विरुज्जक कुंडलियों के रूप में मिलता है। किसमें? द्वि वाले में, रुज्जक कुंडलियों में। डीएनए के घनत्व के बारे में प्राप्त जानकारी करने हेतु विभिन्न नमूनों को स्वतंत्र रूप से CGAM यानी CSCI ग्रेडियंट की प्रवणता पर अलग किया गया। नेक्स्ट चित्र। अब ध्यान से देखो। अब केंद्र बल लगा दिया। अब जी 15 नाइट्रोजन डीएनए था। 15 डीएनए को देखो जी ग्रीन में, ठीक। और जी 14 Na को पहली पीढ़ी में ये दर्शा दिया गया। किसमें? पहली पीढ़ी में। और दूसरी में देखो NDN अलग कर दिया, दूसरा भी अलग कर दिया, ऐसे ही ये वाले अलग कर दिए। तो अब केंद्र बल से इनको अलग कर दिया है। तो ये वाले डीएनए की संरचना, इनकी डीएनए की संरचना दिमाग में बैठा लो। 40 और 20। अब देखो जो क्वेश्चन है कि आपने पढ़ा होगा अब केंद्र बल के बारे में। सोचो एक अणु जो अधिक घनत्व का होता है तो तेज़ी से अवसाद हो जाता है। ये 5.7 में वही दर्शाया गया था। इस प्रकार संवर्धन जिसको N15 से N14 के माध्यम से पीढ़ी में स्थानांतरित किया गया, इसमें डीएनए निष्कर्ष करने पर पाया गया कि इसका घनत्व संकृत माध्यम था, यानी 20 मिनट से पीढ़ी में कोलाई में 20 मिनट में विभाजित हो जाता है। डीएनए जो पीढ़ी 40 मिनट बाद पुनः वो M लिखा नहीं था, हाँ, तो द्वितीय पीढ़ी के संवर्धन से निष्कर्ष किया गया कि समान मात्रा में संकृत डीएनए हल्के डीएनए से मिलकर बना होता है। यानी समान मात्रा में जो संकृत डीएनए है हल्के डीएनए से मिलकर के क्या होता है? बना होता है। अब देखो ई कोलाई ने 80 मिनट बाद प्राप्त डीएनए को हल्के संक्रमित डीएनए का घनत्व अनुपात क्या होगा ये देखा। ठीक इसी समय टेलट ने अपने सहयोगियों के साथ 1958 में विसिया फावा यानी फावा सैंपल नवनिर्मित डीएनए के सूत्र का अलग वितरण का पता लगाने के लिए विकर्ण सक्रिय थाइमीडिन यानी थाइमीडिन का प्रयोग किया। इस प्रयोग से सिद्ध किया गया गुणसूत्र में डीएनए अर्ध संरचनी की तरह प्रकृति करता है। यानी जो डीएनए अर्ध संरचकीय तरह से क्या करता है? प्रतिकृति करता है। ये काम की चीज़ है। अब कार्य प्रणाली एंजाइम। सजीव कोशिकाएं जैसे ई कोलाई में प्रतिकृति हेतु उत्प्रेरक एंजाइम को समझने की आवश्यकता होती है। मुख्य एंजाइम जो डीएनए पर निर्भर करता है, डीएनए पॉलीमरेज है। वह कौन सा? डीएनए पॉलीमरेज है जो जहाँ पर डीएनए पर निर्भर करता है। यह डीएनए टेम्पलेट का उपयोग डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड के बहुकलन को उत्प्रेरित करता है
और यह एंजाइम काफ़ी प्रभावी है क्योंकि यह बहुत ही कम समय में अधिक संख्या में न्यूक्लियोटाइड्स के बहुकलन को उत्प्रेरित करता है, यानी जोड़ देता है। कल्पना करो कि ई कोलाई में 4.6 क्षार के युग्म मिलते हैं। इसकी तुलना मानव द्रव्यगुण संख्या इससे 6.6 क्षार युग्म से करो। इसमें प्रतिकृत प्रक्रिया को पूर्ण का होने में 18 मिनट लगते हैं। इसका मतलब है कि बहुलीकरण की औसत दर लगभग 2000 क्षार युग्म प्रति सेकंड है। ये केवल बहुलीकरण को तेज नहीं करते बल्कि अधिक शुद्धता के साथ अभिक्रिया को उत्प्रेरित भी करते हैं। टेम्पलेट डीएनए असर संश्लेषण हो जाता है। एक प्रश्न हो गया था, अब देखो सतत संश्लेषण है, असत है, नव संश्लेषित है। 3 पर देखो, ये 5 पर, यानी 5 से 3 की तरफ आ रहा है। पहले बताया था 5 से 3 की तरफ चला जा रहा है। ये प्रतिकूल द्विशाख है। हम कहते हैं इसके अतिरिक्त ऊर्जा की पुष्टि से प्रतिकृति की महंगी प्रक्रिया है। अतः डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक ट्राइफास्फेट के दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करता है। कौन सी करता है? ट्राइफास्फेट के दोहरे उद्देश्य की। इसके अतिरिक्त अवस्तर की तरह यह कार्य करते हुए बहुलीकरण अभिक्रिया के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। एटीपी की तरह डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्राइफास्फेट में 2 टर्मिनल फास्फेट को उच्च ऊर्जा वाले फास्फेट हैं। कौन से? ऊर्जा वाले फास्फेट एटीपी की तरह हैं। क्योंकि इसके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रतिकृत डीएनए कुंडलित होते छोटे छोटे भाग में खुलते हैं, जिसे प्रतिकृत द्विशाख कहते हैं। डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज बहुकलन केवल एक दिशा S' से 3' की ओर उत्प्रेरित होता है। यह प्रतिकृत द्विशाख पर कुछ जटिलता भी पैदा करती है। जब 3 से 5 द्रवता वाली टेम्पलेट की लड़ी पर प्रतिकूल सतत होता रहता है। ये वाली थी, देखो ये हो रही है, इधर ये हो रही है। और दूसरी लड़ी 3 से 5 द्रवता वाले टेम्पलेट, यह असतत होता है। असतत का मतलब है सतत मान लगातार, असतत मान रुकावट, यानी उल्टा होना। तत्पश्चात यह असतत रूप में संश्लेषित खंड एंजाइम डीएनए लाइगेज द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। किसके द्वारा? लाइगेज के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज स्वयं प्रतिकूलत के प्रक्रम की शुरुआत नहीं करते। कौन करता है? फिर डीएनए के किसी भी जगह पर प्रतिकूल क्रमहीन प्रारंभ नहीं होती है। ई कोलाई के डीएनए में कुछ निश्चित स्थान होते हैं जहाँ से प्रतिकूल शुरुआत होती है। इन जगहों को क्या को प्रतिकूल का स्थलन नामकरण दिया गया। तो अब प्रतिकृत का स्थल करने के लिए, इस कारण से प्रतिकृत की शुरुआत के लिए आवश्यक डीएनए खंडों की प्राप्त पुनर्योजन डीएनए विधि के द्वारा होती है। कौन सी विधि है? पुनर्योजन। इसमें सम्माक की आवश्यकता होती है। सम्माक से प्रतिकूल की शुरुआत होती है। मूल की प्रकृति और इस जगह पर होने वाले प्रक्रमों के बारे में आप विस्तृत अगले क्लास में पढ़ोगे। प्रतिकृति के बारे में अभी विस्तृत पूर्ण जानकारी नहीं है। ससीम केंद्रकी में डीएनए की प्रतिकृति कोश का चक्र के एक प्रावस्था में होती है। ससीम केंद्रकी डीएनए की प्रतिकृति कोशिका चक्र के एक एस प्रावस्था में डीएनए की प्रतिकृति व कोशिका विभाजन चक्र काफ़ी संभावित ढंग से होती है। डीएनए प्रतिकृति के बाद कोशिका विभाजन न होने के कारण बहुगुणता यानी पॉलीप्लाइडी की स्थिति में गुणसूत्री समानता उत्पन्न होती है। इनमें से कुछ प्रक्रमों के बारे में विस्तृत रूप से आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब देखते हैं इसके बाद कितना रह जाता है। अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन के अगले पार्ट में देखेंगे। इनका निष्कर्ष देखते हैं। देखो, खोज की पृष्ठभूमि में फ्रेडरिक मीसर क्या थे? इन्होंने सबसे पहले केंद्रक में एक अम्लीय पदार्थ की खोज की थी जिसे न्यूक्लिक नाम दिया गया था। बाद में न्यूक्लिक अम्ल ही डीएनए कहलाया गया था। रिवाज के लिए भी है। देखो, खोज का इतिहास। मेंडेल के वंशागत सिद्धांतों के मीसर की खोज कि काफ़ी समय बाद तक स्पष्ट नहीं था वास्तव में आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है। डीएनए का आरएनए प्रोटीन है, पहले ही बता चुके हैं।
गुणसूत्र ग्रीगर, मेंटल, बाल्टर्स, सटन, थॉमस हंट, मॉर्गन आदि वैज्ञानिकों ने उनके कारण से क्या हो गया, साफ हो चुका था कि आनुवांशिक सूचना मुख्य रूप से केंद्रक में मौजूद गुणसूत्रों पर निर्भर करती है, लेकिन रासायनिक गुणसूत्रों की पहचान होना बाकी था। ग्राफिक्स का सिद्धांत ग्रिफिथ का, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या बताया, 1928 में स्ट्रेप्टोकोकस निमोन जीवाणु को अपना प्रयोग किया। यह जीवाणु मनुष्य और चूहों की निमोनिया रोग पैदा करता है। जीवाणु के दो प्रभेद थे। ग्रिफिथ ने इस जीवाणु के संवर्धन प्लेट पर उगाया। उन पर दो प्रकार के कॉलोनियाँ प्रभेद मिली। कैसे उगाया था? संवर्धन प्लेट पर, यानी कल्चर प्लेट पर उगाया था। एस प्रभेद चिकनी चमकीली कॉलोनी थी। इसमें चारों श्लेष्मा का एक सुरक्षात्मक आवरण था। क्या था? सुरक्षात्मक आवरण था। यह उग्र बर्बुलेंट यानी पैथोलोजेनिक थी होता है, यानी यह बीमारी पैदा करता है। चूहों में डालने पर चूहे मर जाते। कौन सी? एस प्रभेद। और चमकीली कॉलोनी होती हैं। आर प्रभेद एक कैसी होती है? रुक्ष कॉलोनी होती है, रफ वाली। इनके चारों ओर कार्बोहाइड्रेट श्लेष्मा का आवरण नहीं होता है, ध्यान रखना, नहीं होता है। ये अनुग्र वायलेंट होता है, यानी यह बीमारी पैदा नहीं करता है। इसे चूहों पर डालने पर चूहे जीवित रहते हैं, जो कि आपने पढ़ा है। अब ग्रिफिथ के प्रयोग के 4 चरण देखेंगे। कौन सा? ग्रिफिथ ने चूहों पर 4 अलग अलग प्रयोग किए, जैसे नीचे चित्र में दर्शा दिया। S0, दूसरा R वाला, S वाला। अब देखो हीट किल्ड से मरे थे। और सबसे महत्वपूर्ण है S ये वाला, जीवित रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण चरण। आश्चर्यजनक परिणाम कहने का, जब ग्रिफिथ ने मृत चूहों के शरीर से रक्त का परीक्षण किया तो उन्हें मृत चूहे के भीतर से सजीव एस प्रभेद लाइव्स एस जीवाणु मिले थे। ग्रिफिथ ने निष्कर्ष निकाला कि ताप से मृत एस प्रभेद के जीवाणु में कोई रूपांतरण कारक निकलकर सजीव प्रभेद आर प्रभेद में जीवाणु में चला गया था। इस कारक आर प्रभेद ने जीवाणु को रूपांतरण करके उनके चारों ओर चिकनी बहु शर्करा का आवरण बनाने में मदद की थी। वह उग्र वायलेंट एस प्रभेद में बदल गया था। यह रूपांतरण निश्चित रूप से आनुवंशिक पदार्थ के स्थानांतरण के कारण हुआ था। अब देखो नीट के लिए नोट है, ग्रिफिथ के इस रूपांतरण की प्रक्रिया कैसे हुई थी। ठीक, जैव रासायनिक प्रक्रिया प्रकृति नहीं बता सके थे। यह साबित नहीं कर पाया कि अणु DNA था या RNA था। प्रोटीन, इसे बाद में एबेरी, याद रखो, मैक्लियोड, मैकार्डी ने सिद्ध किया था। नीट बुलेट पॉइंट्स। 1928 में ग्रिफिथ ने किया था। जीव का नाम स्ट्रेप्टोकोकस पेनोइमोनाई था। पेनोइमोकोकस, ये याद रखने की है। इस कारक आर ने प्रभेद को रूपांतरण करने के लिए चिकनी बहु शर्करा का आवरण बनाने में मदद की। वह उग्र ऐसे में बदल गया। यह रूपांतरण निश्चित रूप से आनुवंशिक पदार्थों के स्थानांतरण के कारण हुआ था। ग्रिफिथ इस रूपांतर कारक की जैव रासायनिक प्रकृति नहीं बता सके थे। ये साबित नहीं कर पाए DNA था या प्रोटीन थी, या ये सिद्ध करने में इन लोगों ने भूमिका निभाई थी। याद करने के लिए दोबारा मैंने स्लाइड डाला। अब देखो एस स्टेन घातक क्यों है? क्योंकि इसमें पॉलीसैकेराइड का कैप्सूल पाया गया, यानी बहुत शर्करा का पाया गया, जो मेजबान में इम्यून सिस्टम से इसे बचाता है। क्या ग्रिफिथ ने रासायनिक प्रकृति खोज की थी? नहीं, उन्होंने केवल रूपांतरित कारक शब्द दिया था। कौन सा दिया था? रूपांतरित कारक शब्द दिया था। अब देखो इसमें से ये चीज़ तुम्हें टेबल याद रखनी है। प्रायोगिक सुपरनेटिक यानी S30 विकरण पर पता नहीं चला, जी वाली पूरी टेबल को इसे रोक के